हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो जेनेटिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा 5 चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो इसमें हम एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ हम जान लेते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जेनेटिक्स की को मतलब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज जी जी जे मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, जी जे मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, और जेनेटिक्स की टर्म किसने दी थी? टर्म किसने दी थी? टर्म यानी कि टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? जेनेटिक्स का टर्म किसने दिया था? मेनली जेनेटिक्स का टर्म विलियम बेटसन ने दिया था। विलियम बेटसन ने दिया था। विलियम बेटसन विलियम बेटसन ने दिया था। कब दिया था? देखो कब दिया था, 1906 यानी कि 1906 में दिया था। हाँ, अब फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स की डिस्कवरी मिली कब हुई थी? फादर ऑफ जेनेटिक्स जे जी मेंडल कब आया था? तो इसका 1822 से लेके, ठीक है, 1822 से लेके 1822 से लेके 1884 तक। ठीक है, तो इतना। इसके बाद आता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे आता है, यानी कि जिसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था, यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन, यानी कि TH मॉर्गन को कहा जाता है। थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, इन सब के बारे में हम एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स के जी जे मेंडल के बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या लाइफ रही थी, इनका क्या योगदान रहा जेनेटिक्स में, क्यों इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम एनसीईआरटी का सबसे पहला जो टॉपिक है 5.1 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये पढ़ने से पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल्स? यानी कि कह रहा है कि एलिफेंट हमेशा एलिफेंट ही, यानी कि अपने जैसे ही बच्चे को कैसे क्यों प्रोड्यूस करता है? एलिफेंट ही क्यों देता है? एलिफेंट ही बेबी क्यों आता है? कुछ और क्यों नहीं? चूहा, बिल्ली, डॉग, ये सब क्यों नहीं आता है? अदर एनिमल्स क्यों नहीं आते हैं? ठीक है, तो ये जेनेटिक्स के कारण ही होता है। ठीक है, जेनेटिक्स के कारण होता है, इसकी सब अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंगो है दूसरा एग्जांपल, मैंगो सीड मैंगो ही क्यों देता है, अदर प्लांट क्यों नहीं देता? ठीक है, मैंगो सीड मैंगो ही क्यों देता है, अदर प्लांट नहीं देता? ये सारे क्वेश्चन के मतलब जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है गिवन दैट दे डू आर द ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल। देखो अब ये यहाँ पे ये आंसर जवाब दे दिया इसका। इसके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं टू देयर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये मैंगो सीड जो हो गया, मैंगो सीड एक मैंगो से निकला है। ठीक है, मैंगो सीड मैंगो से निकला है। ठीक है, तो मैंगो सीड मैंगो यही सीड क्या होता है, इस ठीक मैंगो जैसा ही, यानी कि उसका जो मैंगो होगा जैसा जैसा से बीज निकला है, उसी जैसे एक मैंगो प्लांट ऐसा प्रोड्यूस करेगा, उसमें वैसे ही मैंगो आया जाएगा। ठीक है, एलिफेंट में भी ऐसे हुए जैसे ही एलिफेंट है। ठीक है, बिहेवियर वाइज, थिंकिंग वाइज जैसा भी है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, बेबी एलिफेंट भी वैसे निकला है, इसलिए कहा गया ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स जैसे ही होता है। ठीक है, और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी सेम रहते हैं।
हैव यू एवर वंडर्ड बाय सिबलिंग, सिबलिंग होते हैं जैसे एक जैसे, यानी कि जुड़वा कह सकते हैं, सिबलिंग होता है यानी कि जुड़वा जो होते हैं ना सिबलिंग, यानी कि ब्रदर सिस्टर हम कह सकते हैं, ब्रदर सिबलिंग जैसे होता है सिबलिंग। पूछा गया सिबलिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सिबलिंग जैसे एक जैसे होते हैं ना, जुड़वा बोले तो ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, तो ये सिबलिंग कहलाते हैं, ठीक है। समटाइम्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, समटाइम्स लुक सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन डिफरेंट। तो सिबलिंग एक जैसे भी दिखते हैं, जुड़वा होते हैं जैसे एक जैसे दिखते हैं, दोनों की फीस एक जैसे होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो चिंकी मिंकी का एग्जांपल ले सकते हो, ये क्या है, सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग है। जो ये चिंकी मिंकी तो मतलब सिमिलर, इनकी फेस तो सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का फेस सिमिलर नहीं है फिर भी वो सिमिलर, यानी कि ब्रदर सिस्टर मेनली हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चिंकी मिंकी का भी एग्जांपल ले सकते हैं सिबलिंग में, ठीक है। ये इवन क्योंकि यहाँ लिखा है समटाइम्स इवन सो डिफरेंट भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट, इसी से हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जेनेटिक्स में तो इतना मतलब क्वेश्चंस दिमाग में आएगा कि पूछो मत, ठीक है। तो दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डेल्ट विद साइंटिफिकली a branch of biology, अभी ब्रांच ही बना दिया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स। तो ये पूछ सकता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स के स्टडी, यानी क्रोमोसोम के स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। दिस सब्जेक्ट डील विद, अब ये क्या करता है, क्या है ये, दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखो जेनेटिक्स का पूरा डेफिनेशन है, ये पूरा डेफिनेशन है जेनेटिक्स का। दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक जैसा कैरेक्टर, यानी कि ऑफ स्प्रिंग से लेके पेरेंट्स का करेक्टर उसका सिमिलर, मतलब कुछ वेरिएशन होता है, एज वेल एज कुछ वेरिएशन होते हैं और ज़्यादातर सिमिलरिटी, जैसे कि कुछ जैसे कह सकते हैं कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे हम कहते हैं किसका फेस कलर या फेस दिखने में अपने मम्मी या पापा जैसा है, ठीक है, या इसकी आंखें देखो कैसे इसकी मम्मी की तरह है, इसके कान देखो, मुंह देखो, बिहेवियर है, इसके हाथ पैर कैसे हैं, तो इसके हम डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस उसी को कहते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर, मैंने कहा ना कैरेक्टर आर पास्ड ऑन द फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी कि पेरेंट से प्रोजेनी, यानी कि एक चाइल्ड जो होता है ना उसका जैसे, ठीक है, तो उसी में आ जाता है, यानी कि ये जिसका जैसे उसके थिंग मतलब पेरेंट्स की कैरेक्टर होगी वैसे उसकी आ जाएगी, ठीक है, प्रोजेनी में भी आ जाएगा। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी क्या होता है, एक जनरेशन मतलब एक कैरेक्टर, मतलब मदर से जो है ना, मदर फादर से जो कैरेक्टर मिला, ठीक है, वो मदर फादर से कुछ 23 क्रोमोजोम आते हैं, दोनों क्या आते हैं क्रोमोजोम ट्रांसफर करते हैं, हेरिडिटी इवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर करा जाता है, ठीक है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब देखिए वेरिएशन क्या होता है, कुछ अंतर डिफरेंस से आ जाते हैं, यानी कि हर चीज़ देखो, हर चीज़ तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, कुछ चीज़ें ट्रांसफर हो सकती है, हर चीज़ डिट्टो एज इट इज तो नहीं कह सकते, फोटो स्टेट या फोटो कॉपी जिस जीरोक्स जिसे कहते हैं ऐसे तो हो नहीं सकता, कुछ वेरिएशन तो आएगा ही, ठीक है, ठीक है। अब देखो ह्यूमंस न्यू फ्रॉम अर्ली 8000 टू 1000 BC, यानी कि 8000 से लेके 1000 BC बिफोर क्राइस्ट तक क्या है, डेट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशंस वाज हिडन ऑफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इतने साल तक मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था, ये इस मतलब जेनेटिक्स भी कुछ होता है, ठीक है, वेरिएशन होते हैं कुछ, ये हिडन था, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कुछ हिडन था। दे exploited the variation that were naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select the organisms that possessed the desirable character, यानी कि पता कैसे चला होगा, मेनली प्लांट्स और एनिमल्स को मतलब ऐसे देखा होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, तो उस पर ध्यान दिया होगा। कोई साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट क्या होते हैं, वो चीज़ हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी से पता चला होगा कि कैसे पॉपुलेशन प्लांट्स की और कैसे एनिमल्स की इंक्रीज करती है, तो ब्रीड करते हैं, वो तो ब्रीड करते हैं और फॉर सेलेक्ट फॉर ऑक्सीजन तो डिजायरेबल कैरेक्टर आ जाते हैं उसमें, तो इसी से पता चल जाता है, ठीक है, तो इसी से पता चला होगा, ठीक है। मेनली ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ है, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, हो गया। फॉर जैसे एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन के, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया हमने, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब हम
एक्सटर्नली करते हैं, एक्सटर्नली, इंटरनली अपने आप नहीं होता। देखो नेचुरली जो होता है वो तो अपने आप कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियली मतलब मैन के थ्रू होता है, यानी कि किसी के थ्रू होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसिस्ट्रल वाइल्ड काउज, ठीक है, वाइल्ड काउज, ठीक है, वाइल्ड काउज वी हैव ऑल नोन, जैसे हमारे मतलब गाय होती है, ठीक है, गाय का क्या किया इन्होंने, वेल नोन इंडियन ब्रीड्स लिए इन्होंने। तो इंडियन ब्रीड 2 ब्रीड लिया इन्होंने, 2 अलग अलग मेल फीमेल दोनों अलग लेके इन्होंने क्या ना साहिवाल काउज इन पंजाब बनाया, ठीक है। तो ये साहिवाल काउ इन पंजाब कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन एक पूछ देता है कि साहिवाल काउज कहाँ मिलता है, पंजाब में, ठीक, ठीक है। We must, however, recognize that through our ancestors knew about the inheritance and character and variations, they had very little idea about the scientific basis of phenomena, ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं ऐसे भी, ठीक है। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है मेनली, इसके बाद हमारा आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मेंडल्स लॉ, ये देखो ये कैरेक्टर देख रहे हैं, ये सब दे रखा है, मेंडल ने दिया था ये सारा कुछ, ठीक है। मेंडल क्या दिया है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 पेयर होते हैं लेकिन 14 के एक पेयर में 2 होते हैं, लेकिन 7 पेयर हुए, 7 पेयर हुए, यानी कि 2n इक्वल टू हम 14, किसके लिए था, ये पी लिया था, पी मटर के दाने में किया था, ठीक है, मटर के दाने को लिखे किया था, जिसे हम पायसम सटिवम भी कह जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे आता है करैक्टर, ठीक है, करैक्टर हो गया, देखो ये 7 करैक्टर होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और ये लास्ट 7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव, मेनली ये समझ आना है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट ये हो गया और रिसेसिव ये हो गया। तो डोमिनेंट क्या होता है, वो एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है ना, जैसे एक मोटा इंसान एक दुबले पतले इंसान पे भारी पड़ जाएगा, तो ये मोटा इंसान क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और रिसेसिव हो गया जो पतला इंसान, यानी पतला इंसान दब गया, जो दुबला पतला होता है, ठीक है, बेचारा लाचार जो होता है वो दब जाता है, ठीक है, जो भारी का भरकम होता है, जिसके पास पावर रहता है वो डोमिनेंट कहलाता है। तो यानी कि हम इससे कह सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखे ना, वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को दिखाएगा, यानी कि अपने जो उसके पास पावर है वो अपने दिखाएगा, वो तो एक पावर दिखा रहा है, वन हु एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को दिखा रहा है, डोमिनेंट, देखो मैं डोमिनेंट हूँ, ठीक है। रिसेसिव क्या करेगा, अरे वो कहेगा रिसेसिव डोमिनेंट से, भाई तू ही है बलशाली, ठीक है, पहलवान दिख जा, मैं तो गरीब हूँ, दुबला पतला हूँ, मैं तो पिट जाऊंगा, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे कहेगा। तो ये होता है वन हु, अच्छे से लिखते थोड़ा, ठीक है, वन हु डू नॉट एक्सप्रेस itself, ठीक है, यानी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, साइड हो जाता है बेचारे। अब देखो, अब जो एक मोटा आदमी हो गया, एक पतला आदमी हो गया, तो कुछ जीतेगा, मोटा जीतेगा, तो मोटा सामने आता है, ये दुबला पतला साइड हो जाता है, वो सोचता है कि मैं पिट जाऊंगा इसलिए साइड होता है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो डोमिनेंट रिसेसिव होता है, तो मेंडल की डिस्कवरी थी, ठीक है, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं लाइन, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन पढ़ लेते हैं। देखो मेंडल, यहाँ से पढ़ते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इंडियंस, इसके कुछ लॉज थे, ठीक है। अब ये लॉज थे, तो क्या लॉज थे इसके, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19, ये सबसे पहले आया कब, मिड 19th सेंचुरी में आया, 19th सेंचुरी में आया, ठीक है, 19th सेंचुरी यानी कि 18वीं शताब्दी में आया, ठीक है, 19th सेंचुरी में आया, ठीक है, तो यानी कि 1800 के आसपास में आया, ठीक है, सेंचुरी। डेट हेड वे वॉज मेड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है, इसका पूरा नाम था ग्रिगोर मेंडल, ये ग्रिगोर जॉन मेंडल था, ठीक है। कंडक्टेड व्हाट हाइब्रिड, इसने क्या किया, देखो कंडक्टेड हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन अ गार्डन पी पे लेके किया था, ठीक है, गार्डन पी पे लेके इसने हाइब्रिडेशन किया था। अब इसको पी को क्या कहते हैं, देखो पी को साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं, PISUM पायसम, ठीक है, अंडरलाइन करते हैं, सटिवम SATIVUM
एमसटी, ठीक है, पैसम सटेव, ठीक है, इसको ये कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पीस का, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। 7 इयर्स तक, अब क्या कहते हैं, मेंडल जो था ना, मेंडल ने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, कब से लेके कब तक, तो ये मेनली क्वेश्चन पूछा था, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, कब से लेके, तो 1856 से लेके 1863 तक, यानी कि 1856 से लेके 1863, यानी कि 1856 से 1863 तक मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे, गार्डन पी पे, ठीक है। एंड उसका गार्डन भी मतलब अभी तक है, ठीक है, रखा गया है। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन, मेंडल ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, एक एक चीज ली थी उसने, ठीक है, सारे चीज लिया था, हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इनहेरिटेंस पैटर्न इट वाज इन द फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस पैटर्न लिया उसने, फर्स्ट टाइम उसने क्या, स्टैटिकल जो मैथमेटिकल, स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल एनालिसिस लिया, लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। अब देखो मैथ वाला फॉर्मूला इसने बायो में पुटअप कर दिया, देखो स्टैटिकल, स्टैटिक्स हम पढ़ते हैं मैथ में, एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा दिए इसमें, किसमें, बायो में लगा, क्योंकि उसने मैथ भी पढ़ रखा था, ठीक है, तो उसने मैथ फिजिक्स भी पढ़ रखा था, तो उसने लगा दिया, ठीक है। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज, उसके मतलब एक्सपेरिमेंट का सैम्पलिंग साइज काफी बहुत ज्यादा था, ठीक है। विच वाज गिवन, विच गेव द ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, यानी कि ग्रेटर क्रेडिबिलिटी ऑफ द डाटा ऑफ द कलेक्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसलिए उसको, मतलब ज़्यादा उसकी सैम्पलिंग साइज थी, तो उसको ज़्यादा टाइम लग गया उसको कलेक्ट करने में, डाटा को बनाने में, कलेक्ट करने में। एंड आल्सो, लेकिन किया सही एकदम, ठीक है, बाद में उसको गलत साबित कर दिया बाकी साइंटिस्टों ने, लेकिन बाद में वही सही साबित हुआ, तो इसलिए उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं आप, ठीक है। तो आल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स, उसने टेस्ट किए थे प्लांट्स को लेकर, ठीक है, प्रूव दैट द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटी जनरल लूज इनहेरिटेंस रादर देन बिग अनसस्टेन्ड आइडियाज, कुछ आइडियाज दिए थे, ठीक है, उसने सब कुछ था, लेकिन कुछ चीज़ें को प्रूफ नहीं कर पाया था, उससे कुछ पूछ लिया गया था, तो ठीक है, तो इसलिए लॉ इसका गलत साबित हो गया। पढ़ते हैं एक एक लाइन, ठीक है। मेंडल्स इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट वर मैनिफेस्टेड टू अपोजिंग ट्रेट्स, यानी कि दो अपोजिंग ट्रेट्स लिए थे, कौन कौन से, एग्जाम्पल जैसे टॉल लिया था इसने, एक डॉर्फ लिया था, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट लिया था, तो ये पूछना है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से कौन कौन से टॉल और डॉर्फ लिए थे, ठीक है, टॉल और डॉर्फ। येलो और ग्रीन सीड्स लिए थे, येलो और ग्रीन सीड्स। This allowed him to get the basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all these diverse natural observations and the complexity inherent in them, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ तक जनरली कुछ नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है। मेंडल कंडक्टेड द सच आर्ट, हाँ मैंने यहाँ इस पैराग्राफ में, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, उसने कुछ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करवाया था, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जैसे क्रॉस पॉलिनेशन इसने करवा के देखा, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग, अब कुछ ट्रू ब्रीडिंग करवा के देखा, तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, ठीक है, निकले थे। ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ देखो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है यानी कि सेम मतलब फ्लावर सेम है, सेम फ्लावर में सेम उसका पोलन ग्रेन्स लिया गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। लेकिन वही जो क्रॉस ब्रीडिंग जो हुआ, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, प्लांट तो सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो जाता है, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, ठीक है। तो इसने ऐसा करवा के देखा, क्योंकि कलर वेरिएशन से आ रहे थे, साइज वाइज में भी डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। सो द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशन, ठीक है, बहुत सारे मतलब कई जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, काफी जनरेशन इसने किया, ठीक है। लेकिन टोटली मेंडल सिलेक्टेड 14 ब्रीडिंग पी सिलेक्ट किया, तो ये क्वेश्चन पूछता है 14 ट्रू ब्रीडिंग यानी कि 7 पेयर में, ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग यानी कि 7 पेयर में, ठीक है। तो पेयर में कभी कल पूछ लेता है, कभी ट्रू ब्रीडिंग में टोटल ऐसे ही पूछ लेता है, तो 7 पेयर यानी कि टोटल कितने ब्रीडिंग से टोटल 7 इधर के डोमिनेंट, 7 रिसेसिव के, ठीक है, 7 डोमिनेंट 7 रिसेसिव के हो गए, ठीक है। प्लांट्स वेराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर except for one character with contrasting trait, ठीक है। Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled, कुछ contrasting smooth थे, कुछ wrinkled थे, सिकुड़े हुए थे,
ठीक है, तो ये पूछा था येलो और ग्रीन सीड्स हो गया, कुछ इन्फ्लेटेड हो गया, कुछ कंस्ट्रिक्टेड हो गया। कंस्ट्रिक्ट में सिकुड़ जाना पूरा हो जाता है, इन्फ्लेट में तो पूरा एकदम फिक्स साइज था फूल उसका, ठीक है, सिकुड़ जाना। एंड येलो अपॉट्स ऑन टॉल और डॉट प्लांट्स, येलो पॉट्स थी, ग्रीन और येलो पॉट्स थी, टॉल और डॉट प्लांट्स यानी कि छोटा और बड़ा प्लांट्स था। ये टेबल में दे रखा है 5.1 टेबल। देखो अब ये टेबल हम देखते हैं, देखो इसमें दे रखा है क्या, अब देखो डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट ये रही, ठीक है, ये रिसेसिव है, हमने डोमिनेंट पढ़ लिया, कौन है कौन मेन डोमिनेंट होता है, रिसेसिव जो दब जाता है, ठीक है। अब देखो सीट शेप, सीट शेप में मेनली क्या है, सीट शेप क्या हो गया, इसका डोमिनेंट में राउंड आ गया सीट शेप, और व्रिंकल रिसेसिव में आ गया। वैसे सीट कलर में इसका क्या आ गया, येलो आ गया, इसका ग्रीन आ गया, ठीक है, सीट कलर में। फ्लावर कलर में वायलेट आ गया, इसका व्हाइट आ गया, रिसेसिव का व्हाइट आ गया, डोमिनेंट का वायलेट आ गया। पोड शेप कैसे हो गया, पोड यानी कि जो मटर के दाने का जो पूरा होता है ना, उसको छीमी कहते हैं मेनली, पूरा ये तो पोड शेप कैसा आ गया, फुल इसका, यानी कि शेप तो इसका सही था, पोड का इसका शेप सही था, लेकिन जो रिसेसिव वाले था, रिसेसिव वाले का कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि दब गया, सिकुड़ गया थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब देखो सीड कलर और पोड कलर में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें उल्टा दे रखा, देखो अब पोड कलर क्या है, ग्रीन है, इसमें पोड कलर डोमिनेंट में ग्रीन है और रिसेसिव में येलो है, इसमें क्या है सीड कलर, ये सीड कलर है, पोड कलर, तो याद ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लावर पोजीशन क्या था, इसका एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट वाले का, इसका टर्मिनल था। अब देखो ये है ना एक्सियल है ना, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, यानी कि देखो फ्लावर पोजीशन क्या एक्सियल है इधर, ठीक है, टर्मिनल, ठीक है, बीच में इधर जा रहा है ऊपर की साइड, ठीक है, टर्मिनल हो गया, एक्सियल टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। हाइट टॉल की, अब टॉल था ये डॉट था, ठीक है, टॉल और डॉट दो हाइट मिली हमें, ठीक है, यही 7 इधर के साथ, 7 डोमिनेंट 7 रिसेसिव दोनों मिला गया 14 ट्रू ब्रीडिंग थे, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग मिले। इसके बाद हम आते हैं, इतना किया था मेंडल ने, ठीक। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या आता है, अब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पूरा, जैसे स्टेम का कैरेक्टर क्या हो गया, स्टेम का हाइट हो गया टॉल और डॉट, यानी कि ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव, ठीक है, इधर डोमिनेंट दे रखा है, ठीक है, इधर रिसेसिव दे रखा है, तो याद रखना आर से रिसेसिव, डी से डोमिनेंट, ठीक है। तो स्टेम हेड क्या हो, टॉल डॉर्फ हो गया, फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट हो गया, इसको याद रखना है फ्लावर पोजीशन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन, मतलब इसमें से तो कुछ चीज़ें सेम दे देगा लेकिन कुछ चीज़ डिफरेंट दे देगा, ठीक है, तो ये पूछ लेता है, तो ये सब पता रहेगा तभी बता पाओगे, ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो याद रखना। फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट आ गया, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पोड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड आ गया, पोड कलर ग्रीन येलो, सीड शेप क्या आ गया, राउंड व्रिंकल, सीड कलर और पोड क्या है, पोड कलर में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सीड कलर क्या होता है, डोमिनेंट में सीड कलर येलो होता है, ठीक है, और रिसेसिव में ग्रीन होता है, ठीक है। इसके हम क्रोमोजोम भी लिख लेते हैं, कुछ क्रोमोजोम जैसे इसके, जैसे स्टेम हेड का क्रोमोजोम क्या होगा, स्टेम हेड का क्रोमोजोम है 4, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 4, ठीक है। इसमें कितने क्रोमोजोम होंगे, मैंने फ्लावर कलर में 1, ठीक है, फ्लावर कलर में 1, और इसमें क्या होगा, फ्लावर पोजीशन में कितना होता है, 4 होगा इसमें, ठीक है। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड में कितना होगा, इन्फ्लेटेड को इसमें भी 4 ही होगा, ठीक है, इसमें भी 4 ही होगा। अब पोड कलर में कितना होगा, पोड कलर में देखो 5 होगा पोड कलर में, लेकिन सीड शेप में कितना होगा, सीड शेप में सबसे ज़्यादा सीड शेप में ही होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीड शेप में ही होता है, राउंड एंड रिंकल जो रहता है, ठीक है। अब देखो सीड कलर में कितना रहेगा, सीड कलर में भी 1 ही रहेगा, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे टोटल थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने, 14, ठीक है, और 7 पेयर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।